भेजते हैं और फिर उम्मीदें करते हैं कि डिंगरपुर तक उनरके का रास्ता सही हो जाए। अपने अंदर खुददारी पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, सलाहियत पैदा करो कि कौन आदमी चुन के जाने के लायक है, कौन नहीं है। 3 उम्मीदवारों के बीच में कहा जा रहा है। हालांकि मैं गठबंधन के उम्मीदवार को इलेक्शन में नहीं मानता, वो गिनती में नहीं है, लेकिन मान लिया उसको भी। तीनों को लाइन में खड़ा कर लो। मैं भी, खातिम भी आपका खड़ा हुआ है, जैसा बताया अभी 250 ग्राम के हैं, कितने के हैं, हाँ वो भी है आपके बीच में। और तीसरे उम्मीदवार बीजेपी के भी हैं आपके बीच में, उन्हें भी खड़ा कर लो लाइन में और अपने दिल पे हाथ रख करके फैसला कर लो कि तुम्हारे वोट का हकदार कौन है। निकलो अपने घरों से, देखो यहाँ से 5 विधानसभा क्षेत्रों को जायजा लो, वहां जाकर के क्या लहर है, क्या आवाज है, क्या नारा बुलंद हो रहा है, उसके बाद फैसला लो। आज ये भी भ्रम फैला रहे हैं वो 2 मुसलमान खड़े हो गए, उन्हीं का हक बनता है, उन्हीं के घर में 30 साल से संसदी चली आ रही है। आज वो भी विधायक हैं, उन्हें फिर मौका दे दिया अखिलेश जी ने किसी भी बहाने से, किसी भी वजह से, किसी भी मजबूरी में कि जाओ तुम विधायक भी और संसदी भी लड़ो। और कल को उनके परिवार के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। सुना है कि विधायक जी ख्वाब देख रहे हैं कि मैं संसद में पहुंचूंगा और मेरी धर्म पत्नी जो है उनकी बेगम साहिबा, वो यहाँ कुंदरकी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये भी सपने सजाए जा रहे हैं। तो क्या उन्हीं के परिवार को हक दे दिया गया है? 30 साल से वो राज करते आ रहे हैं। हम सारे लोग नाअहल हैं, इस लोकसभा में रहने वाले सभी धर्म, जाति और बिरादरी के लोग सब नालायक साबित हो गए। कोई इस लायक नहीं है कि जो इस क्षेत्र का सांसद चुनकर जा सके और इसका प्रतिनिधित्व कर सके। अकेले उन्हीं को यह हक मिला हुआ है। दोस्तों, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो ये चेयरमैन साहब ने भी कही, ये 8 किलोमीटर का रास्ता है कुंदरकी से डींगरपुर तक का। 8 साल हो गए इसको, पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी चलना तो बहुत बड़ी बात रही। आपके दादा मरहूम MP रहे, आप भी विधायक हैं और भी इस क्षेत्र के विधायक बनते चले गए, सरकारें भी चली उनकी, जी सरकारें। 8 साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन इस रास्ता नहीं बदला। रास्ता वहीं का है, वहीं और गहरे गड्ढे होते चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी हो बिरादरी, सारे लोगों को जोड़ना पड़ता है। एक बिरादरी के दम पर इलेक्शन नहीं जीता जाता है। इनकी यह गलतफहमी भी दूर कर दो सभा के उम्मीदवार की, अब के जो बिरादरीवाद का नारा बुलंद कर रहे हैं और जहर घोल रहे हैं बिरादरीवाद का इस क्षेत्र में, ये गलतफहमी भी उनकी दिखा दो, उनके जमानत जब्त करके दिखा दो अपने ताकि वालों को। तो कभी एक बिरादरी के दम पे इलेक्शन नहीं जीता जाता, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। मैं तुमसे यही भीख मांगने आया हूँ, आओ मेरा साथ दो, मेरे साथ खड़े हो करके। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इस सारी खूबसूरत महफिल को सजाने वाले और आज के दूल्हा जिन्होंने हमें आपको यहाँ मिलने का मौका दिया है और एक दूसरे के दिलों का हाल जानने का मौका दिया है, जनाब चांद बाबू साहब मलिक, और उन्होंने यहाँ पर अपना समर्थन भी आपको दिया है। इसके लिए मैं उनका बेहद शुक्रगुजार भी हूँ। मंच पर बैठे मेरे सभी सम्मानित नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ तशरीफ फरमा इस हुजूम में मेरे सभी मोहतरम बुजुर्गों, प्यारे भाइयों और दोस्तों। वक्त क्योंकि बहुत कम रह गया है, 10 बजे हमारी मीटिंग माइक बंद हो जाना है और हम सुनना चाहेंगे अपने मुख्य अतिथि को, शमसुद्दीन लाइन साहब को, डॉक्टर रणजीत सिंह जी को। दोस्तों, बहुत शॉर्ट में अपनी बात थोड़े में करके खत्म करूंगा। सबसे अहम बात तो यह है कि आज आपको BC बिरादरी के समर्थन मिला है, खुला समर्थन पूरे लोकसभा क्षेत्र का मिला है। हम इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हैं और हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं जनाब चांद बाबू साहब का इसके लिए। दोस्तों, चुनाव जिस मोड़ पर है वो बहुत नाजुक मोड़ है। आज इस वक्त 10-12 दिन चुनाव के रह गए। एक तरफ तो ये भ्रम और भ्रांति फैलाई जा रही है गठबंधन के कैंडिडेट और उसके लोगों की तरफ से कि सोलर साहब को तो वोट काटने के लिए मायावती जी ने टिकट दे दिया है, वोट काटने के लिए सोलर साहब खड़े हो गए। एक तरफ तस्वीर ये उभर कर आ रही है क्षेत्र में, जो आप सब जानते हैं और रोज घूम रहे हैं और देख रहे हैं और टेलीफोनों पर बात कर रहे हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी कोई अब लड़ाई में है ही नहीं।
वो लड़ाई से बाहर हो चुका है। लड़ाई रह गई है आपके और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में। और जैसा अभी कहा गया कि लड़ाई तो आपकी है, जिसकी भी है आपसे है, बसपा के उम्मीदवार से है, जिसकी भी लड़ाई है, आप तो सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ गौर करें वो लोग जो इस बात का भ्रम फैला रहे हैं। आज दौलत साहब को बहन जी ने टिकट लेकर के भेज दिया सीट जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, तो दौलत साहब वोट काटने के लिए खड़े। अभी 10-12 साल पहले उनके दादा मरहूम जब मुलायम सिंह ने टिकट नहीं दिया था तो अगले दिन मायावती जी से टिकट लेकर के आ गए थे। तो क्या वो वोट काटने के लिए नहीं आए थे टिकट लेकर? क्या आपने उन्हें जिता करके, बहन जी के नाम पर जिता करके संसद में नहीं भेजा था? आज वो लोग किस मुंह से ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं दोस्तों? आज ये भी भ्रम फैला रहे हैं वो। 2 मुसलमान खड़े हो गए, उन्हीं का हक बनता है, उन्हीं के घर में 30 साल से संसदी चली आ रही है। आज वो भी विधायक हैं, उन्हें फिर मौका दे दिया अखिलेश जी ने किसी भी बहाने से, किसी भी वजह से, किसी भी मजबूरी में कि जाओ तुम विधायक भी और संसदी भी लड़ो। और कल को उनके परिवार के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। सुना है कि विधायक जी ख्वाब देख रहे हैं कि मैं संसद में पहुंचूंगा और मेरी धर्म पत्नी जो है उनकी बेगम साहिबा वो यहाँ को नक्की से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये भी सपने सजाए जा रहे हैं। तो क्या उन्हीं के परिवार को हक दे दिया गया है? 30 साल से वो राज करते आ रहे हैं। हम सारे लोग नाअहल हैं, इस लोकसभा में रहने वाले सभी धर्म, जाति और बिरादरी के लोग सब नालायक साबित हो गए। कोई इस लायक नहीं है कि जो इस क्षेत्र का सांसद चुनकर जा सके और इसका प्रतिनिधित्व कर सके। अकेले उन्हीं को यह हक मिला हुआ है। दोस्तों, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि आज 2 मुसलमान हो गए तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या पिछले इलेक्शन में 2 मुसलमान नहीं लड़े थे? तुम्हारे दादा और अकीलुर रहमान साहब आमने सामने नहीं लड़े थे? तब भी तो बीजेपी का एक ही कैंडिडेट था। उस वक्त दादा तुम्हारे कैसे जीत कर चले गए? क्या 2009 में 2 मुसलमान नहीं लड़े थे? तुम्हारे दादा और डॉक्टर और इकबाल महमूद साहब 2 मुसलमान लड़े थे। उस वक्त तुम्हारे दादा कैसे जीत कर चले गए? बहुजन से। वो भी बहुजन से जीते थे। कौन किस मुंह से ये कह रहे हैं आप लोगों के बीच जाकर, और आप लोग इनसे जवाब क्यों नहीं तलब करते? इस बात का हिम्मत करो, हौसला दिखाओ, जवाब तलब करो, बोलती बंद कर दो इन लोगों की, क्षेत्र में निकलना बंद कर दो। देखो दोस्तों, इलेक्शन की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज दलित समाज के लोग, हमारे ये भाई दलित समाज के अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसपे 10 साल से बराबर बीजेपी की सरकार में हमला किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, खतरा है संविधान को और आरक्षण को। ये अपने उस वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आज सीना तान कर आपके साथ खड़े हुए हैं। और ये 3.5 लाख की तादाद में है इस लोकसभा क्षेत्र में। हमारी गिनती 3.5 लाख से आगे को शुरू होगी। ये गठबंधन के प्रत्याशी और गठबंधन के लोग किस मुंह से ये कह रहे हैं कि वो लड़ाई में है? दोस्तों, इन्हें समझा दो इस बात को। आज यहाँ का मुसलमान, यहाँ का बीसी मुसलमान, यहाँ का ऊपर कास्ट का मुसलमान आज सब अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इन बीजेपी की सरकारों ने उसका जीना हराम कर रखा है। उसके मदरसे बंद हो रहे हैं, उसकी नमाजों में लातें पड़ रही हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। मुसलमानों को सीए और एनआरसी से डराया जा रहा है। मुसलमानों के वोट का हक छीनने की बात की जा रही है। आज यहाँ का मुसलमान चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी जाति का हो, छोटी या बड़ी, वो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो भी आज सीना तान करके खड़ा हुआ है। अब जब सब अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ाई आर पार की हो गई कि नहीं हो गई? ये लड़ाई आर पार की हो गई। इसके मुकाबले में हिम्मत कोई नहीं कर सकता सामने आने की। दोस्तों, मैं अभी बात आई, असलम चेयरमैन साहब ने भी कही, ये 8 किलोमीटर का रास्ता है सुनरकी से डींगरपुर तक का। 8 साल हो गए इसको, पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी चलना तो बहुत बड़ी बात रही। आपके दादा मरहूम एमपी रहे, आप भी विधायक हैं,
और भी इस क्षेत्र के विधायक बनते चले गए, सरकारें भी चली उनकी, जी नहीं जी सरकारें। 8 साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन इस रास्ता नहीं बदला। रास्ता वहीं का है, वहीं और गहरे गड्ढे होते चले जा रहे हैं। मेरी तो ननिहाल पड़ती है इस रास्ते पे। मैं तो ननिहाल का आना जाना चांद बाबू बंद हो गया मेरा। तो मेरे मामू नाना ही शिकायत करते हैं, भाई तुम तो आते नहीं रहे, भाई क्या करें, गाड़ी को तोड़वाएं या खुद टूटे तुम्हारे आगे। जैसा कहा असलम चेयरमैन साहब ने, तुम्हारे पास निधि तो थी, अगर सरकार से तुम्हारी कराने की हिम्मत नहीं थी और सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं थी। तुम विधायक थे, तुम सांसद थे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम सरकार से करा सकते, तो अपनी निधि से करा देते। बहुत बढ़िया। तुम्हारी ये भी तुम्हारे अंदर वो नहीं रही। दोस्तों, काम कराने की लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, उसके लायक बनना चाहिए। मैं बीजेपी की सरकार में विधायक था। बीजेपी के दौर में जब ये राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और भी 3 मुख्यमंत्री बदले थे, देखा होगा आपने मेरा दौर। हर अधिकारी घर पे आकर के सलाम करता था उस बीजेपी की सरकार में। सलाहियत पैदा करो अपने अंदर। आपकी कमी है, आप ऐसे नुमाइंदों को चुन के भेजो जो आपकी बात को ऊपर तक सीना तान के कह सके और कर सके और करा सके। और जो लोग अपने लालच में मरते हैं, जो लोग खुद दूसरों से डरते हैं, जिनके अपने अमाल इस लायक नहीं है कि वो सीना तान के बात कर सके, उनसे क्या उन्हें चुन के भेजोगे तो यही पाओगे। क्या पाओगे? मेरे यहाँ एक केस हुआ गौगति का, पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ। एक विधायक जी से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरे गांव को उधेड़ के फेंक दिया पुलिस ने। तेरा भी नाम है, ला 2 लाख, ला 5 लाख, ला 10 लाख, पूरे गांव को। और जब आफत मच गई, घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, जमीनें बेचने का नंबर आ गया, बीवियों का जेवर गिरवी चला गया, सब कुछ हो गया, तो इकट्ठे होकर विधायक जी पे पहुंचे। तो विधायक जी फरमाते हैं, अरे भैया मेरी कौन सी न्याय बीजेपी की सरकार में, भैया ले दे के काम चला लो, मुझसे मत कुछ कह लो। आज के ये विधायक आप चुन के भेजते हैं और फिर उम्मीदें करते हैं कि डिंगरपुर से गुनरके का रास्ता सही हो जाए। अपने अंदर खुददारी पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, सलाहियत पैदा करो कि कौन आदमी चुन के जाने के लायक है और कौन नहीं है। 3 उम्मीदवारों के बीच में कहा जा रहा है। हालांकि मैं गठबंधन के उम्मीदवार को इलेक्शन में नहीं मानता, वो गिनती में नहीं है, लेकिन मान लिया उसको भी। तीनों को लाइन में खड़ा कर लो। मैं भी, खातिम भी आपका खड़ा हुआ है, जैसा बताया अभी 250 ग्राम के हैं, कितने के हैं, हाँ वो भी है आपके बीच में। और तीसरे उम्मीदवार बीजेपी के भी हैं आपके बीच में, उन्हें भी खड़ा कर लो लाइन में और अपने दिल पे हाथ रख करके फैसला कर लो कि तुम्हारे वोट का हकदार कौन है। आज बहन मायावती जी ने अगर किसी ऐसे आदमी को सोच करके टिकट दे दिया है कि जो जीत सकता है, जो बहन जी की सीट को जिता करके भेज सकता है, तो आज उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। और आप लोग सुन रहे हो बैठे हुए। निकलो अपने घरों से, देखो यहाँ से 5 विधानसभा क्षेत्रों को जायजा लो, वहां जाकर के क्या लहर है, क्या आवाज है, क्या नारा बुलंद हो रहा है, उसके बाद फैसला लो। मेरी बात पे यकीन मत करो, अपनी आंखों से जाकर उसके बाद फैसला लो। दोस्तों, मैं ये वादा करता हूं आपसे, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में 30 साल तक विधायकी रही है। अल्लाह का शुक्र है मेरे ताया भी जिला पंचायत के चेयरमैन रहे। अल्लाह का शुक्र है कि और भी सियासी बहुत से मौके मुकाम देखे। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी छवि बनी थी कि जब मुलायम सिंह को संभल लड़ने आना था तो सुबह 6 बजे फोन करके मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज जिलाध्यक्ष बना रहा हूँ। मैंने मना किया, चुनाव सर पे है। फिर बोले नहीं, मैंने कुछ सोच लिया है। मैंने फिर मना किया तो बोले मैं संभल चुनाव लड़ने आ रहा हूँ, इसलिए अपने विश्वास का आदमी चाहता हूँ। ठीक है साहब, ये तुम्हारी दी हुई इज्जत थी जिसके लिए एक मुख्यमंत्री मजबूर हो रहा था कहने के लिए। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, जैसा बताया, मेरे दामन को कोई दाग धब्बा नहीं पाओगे। 30 साल की इतनी बड़ी विधायकी में न मेरे बाप दादाओं के दामन को कोई धब्बा कभी, न मेरे दामन को कोई धब्बा। मुखालिफ बड़े तो बड़ा मुखालिफ भी सामने नजर उठा करके ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता है कि इनके दामन को कोई दाग। अब अगर दोबारा से चाहते हो कि तुम्हारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसी ऐसे आदमी के हाथ में जाए, तुम चाहते हो कि बहन जी के हाथ मजबूत हो, तुम चाहते हो कि इस गुलामी से मुक्ति मिले, तुम चाहते हो कि संविधान की रक्षा हो, तुम चाहते हो मुसलमान भाइयों के तुम्हारे हुकूक की रक्षा हो, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल संभले,
तो तुम्हें सोच समझ के वोट का फैसला लेना होगा, क्योंकि एक बात साफ जाहिर हो चुकी है। माननीय काशीराम जी ने जो मिशन बनाया था दलित और मुस्लिम संगठन का, वो कामयाब हुआ था। बहन मायावती जी पहली बार उसी में मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद हम कहीं भटक गए, दलित भाई भी भटके, हम भी भटके, वो गठबंधन टूटता गया। और ये ताकतें, इन ताकतों को क्या कहूं मैं, सांप्रदायिक ताकतें कहूं या कुछ भी कह लो, ये राज उसमें आ गई सत्ता में और ये राज करने लगी। हम बिखर गए। आज तुमने 95% वोट करके सपा को पिछले कई इलेक्शनों में देख लिया कि वो आपकी हितैषी नहीं, वो बीजेपी के सहायक टीम है अखिलेश की। आपका वोट लेता है और बीजेपी के हाथ बेचता है जाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साबित हो गया कि नहीं हो गया? आपने वोट देकर साबित कर लिया कि आपकी सुरक्षा वो नहीं कर पाएगा। सपा कौन करेगा? हमें वही पुराने गठबंधन पे आना पड़ेगा। आज अगर दलित और मुस्लिम एक आवाज में खड़े हो जाते हैं उठ करके, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। आज फिर वही जरूरत पेश आ गई है। इसलिए मेरे दलित भाइयों और मेरे मुसलमान भाइयों, सभी बिरादरी जाति के लोगों, क्योंकि मेरा एक मानना है, कभी एक बिरादरी के नाम पर इलेक्शन नहीं जीता जाता है। कितनी बड़ी हो बिरादरी, सारे लोगों को जोड़ना पड़ता है। एक बिरादरी के दम पर इलेक्शन नहीं जीता जाता है। इनकी यह गलतफहमी भी दूर कर दो सभा के उम्मीदवार की, अब के ये जो बिरादरीवाद का नारा बुलंद कर रहे हैं और जहर घोल रहे हैं बिरादरीवाद का इस क्षेत्र में, ये गलतफहमी भी उनकी निकाल दो, उनके जमानत जब्त करके दिखा दो अपने वालों को। तो कभी एक बिरादरी के दम पे इलेक्शन नहीं जीता जाता, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। मैं तुमसे यही भीख मांगने आया हूँ, आओ मेरा साथ दो, मेरे साथ खड़े हो करके, ताकि आने वाले वक्त में मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिले। और ये मेरा वादा है, जैसा अभी कहा गया था, अगर सोलत को आपने चुन के भेज दिया तो सोलत एमपी नहीं बनेगा। आप में से हर कोई क्षेत्र का हर कोई आदमी एमपी कहलाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ दो नारे ऐसे मार दो जो आवाज दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच जाए, बीजेपी के नेता के कानों तक भी पहुंच जाए, जिनसे मुकाबला हमारा है। सपा के नेताओं को नहीं सुनाना, हमें वो तो मुकाबले में है ही नहीं। बहन मायावती, पता नहीं यहाँ खड़े होकर नारे लगाओ दोनों हाथ उठा के, तब तो लगेगा कि जोश है। बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों।